हाँ तो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग सीटेट की तैयारी में व्यस्त हैं। बड़े ज़ोरों के साथ और तन्मयता के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब भलीभांति ये जानते हैं कि 2022 का जो सीटेट है उसकी अप्लाई का दिन चल रहा है और आप लोग बहुत ही तेज़ी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। हम एक नए तरीक़ेकार, एक नए रणनीति के साथ आप लोग के समक्ष हाजिर हुए हैं कि सीटेट की तैयारी में ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा है, किस तर्ज पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की कुछ झलकियां दिखा दिया जाए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ताकि इससे आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा। आप एक बेहतर रणनीति बना पाएंगे कि सीटेट क्वालिफाइड करना कैसे है और सीटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रणनीति और ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को, सीटेट में प्रश्नों का जो क्रम है, उसको किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप बढ़िया से नहीं समझ लेते हैं, तब तक आपके लिए सीटेट मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाए हैं। आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके मार्क्स अंक 30 होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक। तो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से किस टाइप के, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर हम लोग अपना एक माइंडसेट विकसित करेंगे। तो ये पहला सेट है। जो भी दोस्त अभी तक एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं इसमें मेरा भी कुछ हेल्प आपको मिल सके, आपको एक सही निर्देश प्राप्त हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रश्नों की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है आप ध्यान से देखिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी एक शिक्षक के अंदर प्राइमरी लेवल में कौन गुण है जो एक महत्वपूर्ण गुण है। आप ऑप्शन को धैर्य के साथ पढ़ लें। पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, यानी टीचर के अंदर धैर्य होने चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यानी टीचर के अंदर जो शिक्षण पद्धति है और जो सब्जेक्ट है उसमें उसके नॉलेज क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्ष होना चाहिए, यानी पढ़ाई टीचर का किस में हो, मानक भाषा में हो। और चौथा ऑप्शन है पढ़ाने की टीचर में उत्सुकता होनी चाहिए। तो अब आप गेस कीजिए कि एक टीचर में प्राइमरी लेवल पर कौन सा क्वालिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए टीचर में, लेकिन इन चारों में से सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे अहम है, वो कौन है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण
चीज़ है वो है धैर्य और दृढ़ता। यानी एक टीचर के अंदर धैर्य होनी चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। क्यों? आइए इसका भी विश्लेषण करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहायता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो आप कोई अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रश्न का जो लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आपको संयम रख करके एग्ज़ाम में आंसर टिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप प्रश्न देख लीजिए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, एक शिक्षक है उसके अंदर लोकतांत्रिक स्वभाव ज़्यादा है। वो क्या करता है इस स्वभाव के कारण? विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। स्टूडेंट्स को अपने कक्षा के अंदर जिसको जहाँ मर्जी बैठ सकता है, इसका परमिशन दे दिया है। इस परमिशन की वजह से कुछ विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी तो विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, और कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। ठीक। और क्लास का ये जो मतलब माहौल है, इसको एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। कोई अभिभावक है उसको ये माहौल पसंद नहीं है टीचर का, कि बच्चों को इस तरह से छूट दे दिया जाए। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन है, 4 तरीका है, कौन सा बेहतर तरीका है? प्रश्न आप माइंड में सेट कर लें। एक टीचर है बिल्कुल लोकतांत्रिक स्वभाव का, जिसके कारण विद्यार्थियों को वो पूरी अनुमति देता है कि आप क्लास में कहीं भी बैठ करके, किसी भी तरह से बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप ग्रुप में बैठ के पढ़ें, अकेले बैठ के पढ़ें, सामूहिक चर्चा करें, आप कर सकते हैं। ये माहौल क्लास का एक अभिभावक देख लेता है और उस अभिभावक को ये माहौल पसंद नहीं। तो अब बोलता है कि इस स्थिति में शिक्षक उस अभिभावक को किस तरीका से समझा सकता है या क्या करेगा इस स्थिति में, उसको देखते हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्राचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। पहला क्या, वो जो अभिभावक है उसको हेडमास्टर से चाहिए, प्रभारी जो शिक्षक है उससे चाहिए कि वो अनुरोध करे कि उस बच्चे का जो मतलब अनुभाग है, सेक्शन है, वो बदल दें। दूसरा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। अभिभावक को ये विश्वास रहना चाहिए कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो एक बेहतर तरीक़ा से पढ़ा रहा है, सूझबूझ तरीक़ा से पढ़ा रहा है, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावक क्या करेगा? गार्जियन अपने बच्चों को उस विद्यालय से निकाल के किसी और विद्यालय में एडमिशन करेगा, वहाँ एडमिशन हटा लेगा वहाँ से। चौथा ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। हेडमास्टर से शिकायत करेगा कि ये जो शिक्षक है बच्चों को वो गलत तरीक़ा से पढ़ा रहा है। अब आप सोचिए इनमें से बेहतर ऑप्शन क्या है, बेहतर तरीका क्या है? तो अभिभावक के लिए बेहतर तरीका ये है कि वो शिक्षक पर भरोसा रखे और विश्वास व्यक्त करे, भरोसा रखे कि वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहा है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कि कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। उस गार्जियन का ये कर्तव्य है, उस गार्जियन को ये चाहिए कि वो शिक्षक से पहले बात करे और शिक्षक पर विश्वास करे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह का प्रश्न
एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। चलिए और भी देखते हैं, और भी प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है? यानी आपसे अब एक मनोवैज्ञानिक वाला सवाल पूछ लिया, बाल विकास से संबंधित एक प्योर सवाल कि वो अवस्था यानी बच्चों का वो अवस्था किस नाम से जाना जाता है, जिस अवस्था में बच्चा पहुंचने के बाद तार्किक रूप से वस्तुओं को या किसी घटनाओं पर क्या करता है, चिंतन सोचना प्रारंभ कर देता है। तो वो कौन सा अवस्था है? पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका जो आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चों का वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो अवस्था कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसका भी विश्लेषण देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी इस अवस्था में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था का प्रसार जो है, यानी ये अवस्था कितने वर्ष की आयु से शुरू होता है या कितने वर्ष की आयु तक चलता है, तो 7 से 11 वर्ष से होता है शुरू। और इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे यानी जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे महोदय, वो क्या कहता है कि बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। ये एडिशनल चीज़ इसको याद रखिए। जीन पियाजे का कहना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। नंबर 1 संरक्षण, नंबर 2 संख्याबोध, नंबर 3 क्रमानुसार, नंबर 4 वर्गीकरण, नंबर 5 पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में क्या है, मन का मानचित्रण संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, मन का मानचित्रण। पहले आप समझ लीजिए कि मन का मानचित्रण क्या है। यानी किसी भी कार्य के ऊपर करने से पहले मन के अंदर एक चित्र बना लेना, एक तरीक़ेकार सोच लेना, एक फॉर्मूला अपने अंदर डेवलप करना कि हमको ये कार्य किस तरह से करना है। यानी उस काम का एक आकृति, एक ढांचा मन के अंदर पहले से बिठा लेना, यह है मन का मानचित्रण। ये संबंधित किससे है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। देखिए मन का जो मानचित्रण है वो किसी भी कार्य के लिए हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि साहसिक कार्य हो, उसी कार्य के योजना के लिए ये मन का मानचित्रण संबंधित है, बाकी और किसी से नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से। देखो मन का चित्र बनाने से नहीं, मन में चित्र बनाने से। यहाँ ऑप्शन ये गलत होगा। क्यों? मन का मानचित्रण का मतलब क्या है कि मन में कार्य का चित्र बनाना। तीसरा ऑप्शन है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और चौथा ऑप्शन है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर में है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आप इसको और भी देख लीजिए। मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। कोई भी कार्य हो, उसको करने से पहले मन में, दिल में एक रूपरेखा तैयार कर ले कि इस काम को हमको इस तरीके से करना है, क्रमबद्ध तरीके से करना है। तो इसका नाम है मन का मानचित्रण। और ये मन का जो मानचित्रण है ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान है। चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं बाल विकास से। पांचवा प्रश्न जो है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को
संबोधित करने का बेहतर तरीका है। क्या प्रश्न है? प्रश्न को आप समझिए। बोलता है कि विशेष रूप से यानी खास तौर पर प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थियों की सीखने का जो संबंध है, उस संबंध से यानी सीखने के संबंध से जो समस्या है, उस समस्याओं को संबोधित यानी हल करने का जो बेहतर तरीका है वो क्या है। यानी प्राइमरी स्तर पर विद्यार्थीगण सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के क्रम में उसे कुछ समस्या आ गया। आप उस समस्या को बेहतर ढंग से किस प्रकार सॉल्व करेंगे? पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। आप क्लास में महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्या इससे बच्चों की समस्या का बेहतर ढंग से हल हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन देखिए, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। यानी सरल और बिल्कुल रोचक तरीक़ा से जब बच्चों का मन लगे, ऐसी आप पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। क्या इससे हल हो जाएगा? आप सब ऑप्शन को पहले पढ़ लें, फिर सोचें कि बेहतर ऑप्शन क्या है। सी नंबर है कि कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, यानी आप कहानी के माध्यम से बच्चों को समझा रहे हैं। क्या ये बेहतर है? और डी नंबर में है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब आप सोचिए कि सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। तो आप के दिमाग में ये बात आ चुका होगा कि सबसे बेहतर ऑप्शन डी नंबर है कि आप बच्चों के समस्या को सुलझाने के लिए बच्चों के क्षमता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें, ताकि वो बेहतर ढंग से समझ सके। इसके लिए चाहे आप कहानी पद्धति का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कर लें, या फिर मतलब और भी कोई सहायक सामग्री का इस्तेमाल करें। तो सबसे जो सटीक आंसर है वो डी नंबर है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आइए इसको भी समझ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी को कुछ समझना है, तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप में समझ सके। ये आप देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से, चार ऑप्शन है, उनमें से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? यानी ये चार में से कौन सा ऑप्शन है जो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी बच्चों के अंदर जो सोचने की, सृजन करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। पहला है कि जितना विद्यार्थी है उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो प्रतिभा है, अंतर्जात प्रतिभा, आप उसको ऐसा मतलब पोषण दे रहे हैं कि उसको अवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि उसको हौसला खुद मिल जाए कि हमको अपने अंदर छुपे प्रतिभा को क्या करना है, सबके सामने प्रस्तुत करना है। तो एक तो ये हो गया सृजनात्मकता का पोषण कैसे करना है, एक तरीका। दूसरा, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। या ये किया जाए, एक शिक्षक ये करे कि बच्चों को जो भी उपलब्धि हासिल करना है उस लक्ष्य पर जोर दिया जाए, फोकस दिया जाए कि आपको ये काम इस तरह से करना ही करना है। सी नंबर ऑप्शन है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का जो पोषण क्या अच्छे अंक लाने पर निर्भर है? डी नंबर है कि अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, यानी बच्चे के अंदर जो व्यवहारिक मूल्य है उसको विकसित करना। अब इस चार ऑप्शन है, इस चारों में बेहतर ऑप्शन कौन सा है? बच्चों के लिए चारों ऑप्शन अपने जगह ठीक है, चारों का इस्तेमाल किया जा सकता है सृजनात्मकता के पोषण के लिए, लेकिन इन चारों में सबसे जो बेहतर ऑप्शन है वो ए नंबर है कि प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी प्रत्येक बच्चों के अंदर जो उसका प्रतिभा है, उसका जो क्वालिटी है,
उसको निखारने के लिए, उसको सामने लाने के लिए अवसर दिया जाए बच्चों को। देख लीजिए इसका भी एक विवरण। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। 7वां प्रश्न है, एक मनोवैज्ञानिक है, इसका नाम आपने पिछले प्रश्न में सुना, प्याजे, जीन प्याजे। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यानी कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मूर्त और अमूर्त, इसको आप देख लीजिए पहले। मूर्त और अमूर्त शब्द को आप पहले देख लीजिए। मूर्त बोलते हैं वैसे चीज़ को जिसका आकार हो, आकार वाले चीज़ को मूर्त कहा जाता है, और जो निराकार हो, जिसका आकार नहीं हो, उसको अमूर्त बोलते हैं। और बिना आकार वाले चीज़ों पर आपको तार्किक चिंतन करना, इसका नाम है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना। तो बच्चा कब आरंभ करता है, कौन सी अवस्था में, जो बिना आकार वाले वस्तु हो उस पर चिंतन करना शुरू करता है। तो पहला जो है ये आपको एकदम प्योर मनोवैज्ञानिक वाला प्रश्न है, आपको इसका आंसर याद रखने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मकता अवस्था। तीसरा प्रश्न ऑप्शन है यानी 2 से 7 वर्ष। और लास्ट जो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है, जीन प्याजे के अनुसार ऑप्शन इसका क्या होगा, पहला ए नंबर, यानी औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था 12 वर्ष या उससे ऊपर, ये इसका सही आंसर है। इसको आप याद रख लीजिएगा। देख लीजिए इसका भी विवरण। औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। ये 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से ये अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। आ जाते हैं 8वें प्रश्न की ओर कि 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। पहला ऑप्शन है, इसके लिए पहला ऑप्शन दिया है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कक्षा में आप अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे तो क्या सीखने की जो गति है वो ज़्यादा हो जाएगा या बच्चा बेहतर ढंग से सीख पाएगा। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। यानी शिक्षक क्या करे, विभिन्न प्रकार का व्याख्यान दे, विभिन्न प्रकार का स्पष्टीकरण दे। क्या इससे सीखने में जो हेल्दी एजुकेशन है, जो सीखना समृद्ध है, वो हो सकता है। सी नंबर है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। यानी कक्षा में जो मतलब एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। और डी नंबर ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब आप गौर से इस 4 ऑप्शन पर देखिए कि इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो याद रखिए, किसी भी सीखने को ज़्यादा बेहतर ढंग से सिखाया जाए बच्चों को, बच्चों के दिमाग में बात को बिल्कुल एकदम डाल दिया जाए, बच्चों को पिला दिया जाए ज्ञान, इसके लिए बेहतर तरीका है कि आप डी नंबर के ऑप्शन का पालन करें। यानी वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी क्या करे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए।
इसका भी व्याख्यान देख लेते हैं। क्या कहा गया है? सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी अब आप देखिए प्रश्न कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ये कौन सा चारों ऑप्शन में क्वालिटी है जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? आप ऑप्शन को गौर से देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। और सी नंबर है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और डी नंबर है शैक्षणिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। डी नंबर ये विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में ये जरूरी नहीं है कि जो शैक्षणिक संस्थान है जहां शिक्षा दिया जाता है वहीं से शिक्षा प्राप्त किया जाए, बल्कि शिक्षा तो प्राप्त अपने आसपास से भी किया जा सकता है। अपने आसपास के माहौल से, अपने पर्यावरण से आप वहाँ से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो डी नंबर जो है ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक संस्थान ही से प्राप्त किया जाए। देखिए इसका विश्लेषण देख लीजिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। क्यों? सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। 10वां प्रश्न। दोस्तों आज हम इसी प्रश्न पर आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे और बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका। 10वां प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। क्लास 5 में एक बच्चा है, दृष्टिबाधित है, देखने में उसको प्रॉब्लम है, दिक्कत है। अब उससे संबंधित बात नंबर 1 में क्या दिया है कि उस विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। क्या उसके जो माता पिता हैं या उसका जो फ्रेंड है उसको दैनिक कार्य करने में सहायता करनी चाहिए? दूसरा ऑप्शन, वो जो विद्यार्थी है दृष्टिबाधित के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी जैसा कि किसी और बच्चे से जिसका दृष्टि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं क्या उसी के तरह इसे व्यवहार करना चाहिए। और श्रव्य डीसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी नंबर है, उस विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी विशेष बर्ताव किया जाना चाहिए। और डी नंबर है कि विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है। उस बच्चे को कक्षा में एक अलग कोई चीज़ फील ना हो, उसको ये ना लगे कि लोग उसको अलग तरीक़ा से ट्रीट करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि उस बच्चे से आप क्या करें, सामान्य बच्चे के रूप में सामान्य तरीके से व्यवहार करें और श्रव्य डीसी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध कराएं। आप इसका भी व्याख्या देख लीजिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करे, बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य डीसी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।
तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। धन्यवाद।